हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे 6 मार्च। चलिए देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज पेज 1 पे एक फ़ोटो थी। नेवी ऑफिसर्स रन फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। ये बेसिकली देख लीजिएगा किस चीज़ के अवेयरनेस के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अवेयरनेस के लिए इन्होंने एक कैंपेन की है। कई बार कुछ बेसिक्स से पूछ ही जाते हैं, तो क्यों हुआ था, किसने किया था, तो थोड़ा सा ये देख लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना, ओनली फॉर प्रीलिम्स। एंड यू कैन ऐड एज अ पॉइंट कि डिफेंस हमारी क्या करती है फॉर द कॉमन कॉज ऑल्सो। तो ये आप उसमें भी लिख सकते हैं अपने मेंस में एक आधी लाइन, इसको कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं या जैसे भी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट आर डिमांड्स। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में का था रूलिंग की ओटीटी के ऊपर कि भाई तुमने विदाउट टीथ दी है ये, तो उस पर अपने को कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक एडिटोरियल पे था इसरो के ऊपर जो उसने भेजा, जो उसमें से हमें बेसिक्स देखने हैं वो देख लीजिए। इट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, वो नोट करिएगा। कि एक तो याद रखिएगा, इसरो का जो फर्स्ट कमर्शियल एंटिटी थी वो है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। उसके बाद अब ये जो लेटेस्ट जिसने लॉन्च किया अमेजोनिया, वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये भी 2 साल पुरानी ही कमर्शियल आर्म है। अब क्या है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग के रॉकेट्स में जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं जो हम प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस बोलेंगे इन शॉर्ट, ये एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी बनाई है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, ये एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी होगी जो परमिट करेगी एक्टिविटीज़ को प्राइवेट कंपनीज की और ओवरसी भी करेगी। ये एक रिफॉर्म इसलिए लाया गया है ताकि बूस्ट दिया जा सके प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इन स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़। और इसका जो स्पेस डिसीजन होगा इन स्पेस का, वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा इंक्लूडिंग आइसरो। याद रखिएगा, इसका जो डिसीजन है वो आइसरो पे भी बाइंडिंग होगा। और प्राइवेट प्लेयर्स को इनकी परमिशन के बाद कहीं अलग से परमिशन इसरो की नहीं लेनी पड़ेगी। और बिल्डिंग, ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसक्राफ्ट जो रजिस्ट्रेशन है या जो भी होगा, विल बी मैनेज बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए या प्राइवेट एंटिटी के लिए, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, या बिजनेस को, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को या स्पेस के प्रोग्राम्स को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रही है। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं इन स्पेस का कि एक सिंगल विंडो लाएं। सिंगल विंडो का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सपोज करिए आपको कोई काम है, तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ रहा है उसको अप्रूवल के लिए। आपने घर बनाना है तो आपको म्यूनिसिपैलिटी में अलग जाना है, टाउन प्लानिंग में अलग जाना है, वहाँ पे अलग जाना है। तो उसकी जगह एक बना दी है, एक सिंगल बिल्डिंग बना दी। आप सपोज करिए कि एक सिंगल बिल्डिंग बना दी कि आप वहाँ जाइए और वहाँ आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये हैसल कम हो जाती है। तो इसलिए आप इसको प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट के उसमें भी दे सकते हैं, स्पेस के प्रोग्राम्स में भी दे सकते हैं। एडवांसमेंट हम R&D में कैसे कर सकते हैं, उसमें भी आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। और प्रीलिम्स वाले तो एक एक डिटेल नोट कर लीजिएगा। और पेज 13 पे था कि अभी हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे जैसे जगह मिलती है मैं कर लेता हूँ। तो एक प्रीलिम्स वाली इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। एक तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, तो चलो सबको याद रहता है, ये श्रीलंका में की थी। एक हमने ऑपरेशन पू मलाई भी किया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पे फूड सप्लाईज फेंकी थी ऊपर से जफना में। तो ऑपरेशन पू मलाई, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारा जो ECT टर्मिनल, WCT टर्मिनल को लेकर चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं पास्ट का भी। तो याद रखिएगा, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और ऑपरेशन पू मलाई, ये जो हुआ था वो श्रीलंका के साथ हुआ था। पेज 14 पे था कि इंडिया इंपोर्ट्स हमारे, आप ऑयल का याद रखिएगा, 84% ऑयल जो हम क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। और उसमें से 3/5 ऑफ डिमांड, मतलब ऑलमोस्ट 60% डिमांड जो है हम वेस्ट एशिया से लेते हैं। हमारी जो 60% डिमांड है, 100 लीटर अगर हम मंगवाते हैं तो 60 लीटर जो आता है वो वेस्ट एशियन से आता है। उसके बारे में भी हम ओपेक प्लस वगैरह सबका डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। अभी आप ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, क्योंकि वो उससे सिमिलर नहीं था, बस हमारा ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, कंट्री रिलेशंस में या कहीं भी। और पोचमपल्ली इकात पेज 8 पे, तो ये याद रखिए, इट इज़ अ नेम ऑफ अ साड़ी, मतलब क्वालिटी ऑफ अ साड़ी। और मेड इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में। इसको GI का स्टेटस भी मिला हुआ है 2005 से। उसके बाद पेज 9 पे था, बड़ा अच्छा हमें पॉइंट मिल गया, जैसे हम कह रहे थे कि इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि हमारे जो फार्म का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको UK में भी पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया जाएगा या। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वहाँ के जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, तो हमें ये पॉइंट हम मेंस में लिख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे यहाँ के लॉज, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है या आता है या इनडायरेक्टली आता है,
कि हमारे लॉज जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में डिस्कस किए जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वी हैव सच अ बिग कम्युनिटी इन द अदर कंट्रीज़, बिकॉज हमारा जो इंडिया का डायस्पोरा है वो इतना ग्रो हो चुका है और इतना सक्सेसफुल हो चुका है इन मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो हमारे को ये भी और देखने को मिल सकता है एज इंडिया ग्रोज, और हम और मोर इंटरनेशनल बनते जा रहे हैं और इवन मोर सिग्निफिकेंट बनते जा रहे हैं वर्ल्ड में। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट्स व्यूज़ पे दूसरी कंट्रीज़ में डिबेट होने लगी, क्योंकि उनको इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप ये दे सकते हैं कि फार्म लॉज के ऊपर वहाँ के लोगों ने 1 लाख सिग्नेचर्स क्रॉस हो गए हैं पिटिशन में, जिन्होंने कहा है कि आप यूके गवर्नमेंट को डिस्कस करिए इसका। बट आप ये कह सकते हैं कि यूके की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इट इज़ एन इंटरनल मैटर फॉर इंडियन गवर्नमेंट, बट हमें डिस्कस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमारी पिटिशन पे 1 लाख सिग्नेचर से ऊपर आ चुके हैं। तो प्लस भी लिख सकते हैं इसमें, माइनस भी लिख सकते हैं कि ये वजह है कि गवर्नमेंट वहाँ की जानती है कि उनका इंटरनल मैटर है, बट वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरास हमारे इतने बढ़ चुके, हम इंटरनेशनल लेवल पे इतना पहुँच चुके हैं कि वहाँ की उनकी पिटिशंस की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को डिस्कस करना पड़ रहा है। तो आप ये मेंस में लिख सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। और एक पेज 9 पे था, ये आप अपना सोशल इश्यूज़ पे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने ब्लड डोनेशन गाइडलाइंस में बैन किया ट्रांसजेंडर्स को, गे कम्युनिटीज़ को, सेक्स वर्कर्स को डोनेटिंग ब्लड से करने के लिए। तो वो कहते हैं कि इट परपेचुएटेड अ स्टिग्मा कि वो कम्युनिटीज़ को ऐसा लग रहा है कि वो लेस वर्दी हैं और सबऑर्डिनेट हैं इन सोशल पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ केयर, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी डाली है इस चीज़ के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये आप मेंस में बहुत अच्छा पॉइंट है, सोशल इश्यूज़ पे आप ये लेके आ सकते हैं और लेके आइएगा ज़रूर, ये पॉइंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और पेज 10 पे था कि वो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली वो करा है, बहुत छोटा सा दे रखा है, बट हमें देखना है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट है क्या। ये एक मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है जॉइंटली डेवलप बाय इंडिया एंड रशिया। ये हमारी सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल में भी बेटर परफॉर्मेंस के लिए उनकी रेंज बढ़ा देगी और उनको मोर लेथल बना देगी, मतलब खतरनाक बना देगी। और फिर हमारे इसकी वजह से इंडिया कैन हैव फास्टेस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इन 2 कैटेगरीज, एक तो एयर टू एयर और एक लैंड टू एयर, सरफेस टू एयर, ठीक है। और हमें इसको एक सिलेक्ट हब्स में ले आएगी, जो बहुत कम है कंट्रीज़ जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। उसके बाद पेज 13 पे था लेजिस्लेचर, ये जो पहली बात तो जैसे हमने किया था कि थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, कई बार पूछ लेते हैं कि अलग अलग पार्लियामेंट्स को क्या क्या बोला जाता है कंट्रीज़ की, मिसमैच करके दे देते हैं। तो याद रखिएगा, वहाँ की जो चाइना की उनको बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, हो सकता है कांग्रेस को देख के आपको लगे नहीं चाइना नहीं हो सकता, नहीं है, NPC चाइना की है। थोड़ा सा देख लेते हैं उन्होंने क्या डिस्कस किया। एक तो हांगकांग को लेके, क्योंकि हमने लेक्को के बारे में पढ़ा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो वहाँ प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसमें भी क्या है कि वहाँ पे 70 लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स हैं, उसमें से हाफ जो हैं वही सिर्फ डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं वोटिंग के थ्रू। बट इसमें अब इन्होंने क्या प्लान किया, अभी इसको हम ना 90 कर देंगे, कि उनको अगर हम 35 से कम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट हो जाएगा, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, वो 70 मेंबर्स का वो करने जा रहे हैं 90, ताकि उनकी जो नॉमिनेट करने की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़ जाए और फिर वो अपने पार्टीज़ को प्रेजेंट करा सके। इसलिए क्या होगा कि डाइल्यूट हो जाएगा प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज़। और चाइना का थोड़ा सा डिफेंस बजट देखिए, जो इन्होंने आया है $200 बिलियन को क्रॉस कर लिया। इंडिया कहाँ है, स्टैंड करता है 49, मतलब हमारा $50 बिलियन भी, हमसे 4 टाइम्स बजट उनका ज़्यादा है। दूसरा हम कह सकते हैं कि $200 बिलियन भी हमें पक्का नहीं पता है, क्यों, क्योंकि इंडिया की तरह चाइना बहुत लेस स्पेंड करता है इंपोर्ट एक्विजिशंस पे, और उसका टोटल आउटले कितना है कितना नहीं जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी चाइना की वास्ट मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ हैं जो मिलिट्री का वो बनाती हैं सामान, वो सारी स्टेट कंट्रोल्ड हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू कम टू अ पॉइंट कि उनका एक्चुअल में $200 बिलियन है या 200 से भी कहीं ज़्यादा है। तो हम अगर जैसे चाइना इंडिया डिफेंस की बात हो रही है, कोई डिफेंस पोजीशन की बात हो रही है, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया हैज़ ओनली डिफेंस बजट ऑफ $49.75 बिलियन, whereas China has $200 billion, and we are not sure if it is $200 billion or more, because China spends less on import acquisitions, and the basic materials which provide military equipments to China are all state controlled. So we can never know कि वो उनका बजट एक्चुअली में है कितना। उस वजह से हम ये ओपेक और ओपेक प्लस की कंट्रीज़ की बात आई थी जब हमने अभी ऑयल का डिस्कस किया कि हम कितना करते हैं, तो थोड़ा सा ओपेक कंट्रीज़ का देखिए, और ओपेक प्लस ये आ रहा है, तो याद रखिएगा नॉन ओपेक कंट्रीज़ जो हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं क्रूड ऑयल, उनको टर्म किया गया है ओपेक प्लस कंट्रीज़ में। तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ में क्या आती हैं, अज़रबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। रशिया आप इसमें पुट कर भी सकते हैं क्योंकि ओपेक प्लस इसने ही शुरुआत कराई थी, और नहीं भी पुट कर सकते हैं।
ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है इसका बड़ा दिक्कत है, क्योंकि कभी कोई मेंबर्स किसी साइड पे कुछ दिखा रहा है, कभी किसी साइड पे कुछ दिखा रहा है। ओपेक में जाके देखा है तो पता चला है एक्चुअल में कितने हैं। बेसिकली याद रखिएगा ये क्रिएट हुआ था, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में, तब उसने ओपेक को खड़ा किया था। जो 5 लोग थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में। ओपेक मेंबरशिप हर आदमी, हर कंट्री के लिए खुला है जो एक्सपोर्टर है ऑयल का और जो इनके आइडल्स को, ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है। तो बेसिकली ओपेक का एम क्या है कि हम सप्लाई ऑफ ऑयल को, सप्लाई को कंट्रोल करके रखें, ताकि जो प्राइस है ऑयल मार्केट का वर्ल्ड में वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। ठीक है, अगर ज़्यादा गिर रहा है तो सप्लाई रोक लो, अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो सप्लाई बढ़ाते हैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं है। तो अब इसके मेंबर्स देखिए, ये हैं 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 11 और 5, 16 हो गए अगर आप देखें तो। बट क्या हुआ है कि इक्वाडोर ने जनवरी 1, 2020 में छोड़ दिया है, कतर ने अपनी टर्मिनेट कर दिया मेंबरशिप और इंडोनेशिया ने भी छोड़ दिया है। तो एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो ये 13 स्टेट्स हैं, इनका आप लिस्ट बना सकते हैं, बट इसमें से, इस लिस्ट में से इक्वाडोर को निकाल दीजिएगा, कतर को और इंडोनेशिया को निकाल दीजिएगा। बाकी आपकी कंट्रीज़ और ऊपर की 5 कंट्रीज़ ये इसमें है, मेंबर्स हैं ओपेक के। और नॉन, आप ये देखिएगा ओपेक में सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि ना तो चाइना है, ना रशिया है, ना यूएसए है, और नॉन ओपेक में भी नहीं है। रशिया यहाँ पे ज़रूर आ सकता है नॉन ओपेक में, क्योंकि नॉन ओपेक में बेसिकली ये स्टार्ट ही 5 साल पहले रशिया ने कराया था, जब ये ऑयल सप्लाई को लेके ओपेक कंट्रीज़ में थोड़ा घमासान चल रहा था रशिया साथ। उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता, बस आप इतना ही नोट कीजिए जितना कराया है। उसके बाद पावर आउटरीच को लेके था, जो आपने देखा होगा, आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि तब इस पर प्रॉपर आर्टिकल आए। तो यूएस ने जैसे हमें वार्न किया कि जो चाइना की साइबर, उसने चाइना स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप था जिसने अटैक किया था, और जो मुंबई में पावर आउटरेज हुआ था, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। उस वक्त आप हिस्ट्री भी लिख सकते हैं थोड़ी सी, जैसे आपको कनेक्ट करनी होती है डॉट्स, कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुआ है। 2009 में भी इनका जो घोस्ट नेट है वो भी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने, जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है इन इंडिया, उनको भी और इंडियन एम्बेसीज को भी उन्होंने टारगेट किया था। तो अब आप लिख सकते हैं वाई इंडिया इज़ नॉट क्वेश्चनिंग। तो इसमें ये कह सकते हैं कि चाइनीज़ साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने ही हमें, हमारी सिक्योरिटी को हेल्प की थी उन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए जिसने अटैक किया था। मतलब जिस पार्टी ने अटैक किया था उसको डिसमेंटल करने के लिए भी चाइना ने ही हेल्प की थी। और हमें सोचना चाहिए कि जैसे जब विकीलीक्स में डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे तो उसमें पता चला था कि CIA जो US की है, उसका एक प्रोजेक्ट है अम्ब्रेज। तो उनके पास एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं कि सपोज़ करिए आप किसी का ग्लव्स पहन के और आप चाकू पकड़ लें और किसी का कत्ल कर दें, और आपके पास किसी के फिंगरप्रिंट्स हों, आप उस फिंगरप्रिंट्स जो हैं उस चाकू पे छोड़ दें, तो पुलिस आएगी तो उसको तो ये लगेगा ना कि जिसके फिंगरप्रिंट्स हैं उसी ने मारा है। तो ये चाल कहते हैं CIA के पास भी है, उनके पास प्रोजेक्ट है जिससे वो क्या करते हैं कि ऐसा अटैक करते हैं और अपने जो निशान तो नहीं छोड़ते, वो किसी और कंट्री के छोड़ देते हैं, ताकि गलत इंप्रेशन पड़े कि उस कंट्री ने अटैक किया है। तो इसलिए भी हम इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते। अब इंडिया ने क्या तैयारी कर रखी है वो थोड़ा देखते हैं कि द PMO जो है, उन्होंने अपने हैंड में कई साइबर के पोर्टफोलियोज रखे हुए हैं। उसमें से एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जो NSA चेयर करते हैं, वो प्ले करते हैं इंडिया साइबर पॉलिसी के इकोसिस्टम में की रोल। और NSA जो है, नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड भी चेयर करता है, जो एक एपेक्स बॉडी है जो क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन होनी है साइबर सिक्योरिटी को लेके, उनकी पॉलिसीज़ को लेके, उसको भी NSA हेड करता है। और एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर भी हमने बनाया है NTRO के अंडर, जो फैसिलिटेट करता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2015। ठीक है, और इन 2015 और प्राइम मिनिस्टर ने एस्टैब्लिश किया था नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रैटेजिक साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इंडिया का अपना एक सर्टेन भी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो नोडल एजेंसी है, रिस्पॉन्ड करती है जो वेरियस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स टू नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिएगा, अगर प्रीलिम्स वाले भी नोट करिएगा, अगर नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो नोडल एजेंसी है उसके लिए है सर्टेन। और अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो वो है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सेंटर को, और नॉन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सेंटर को प्रोटेक्ट करती है हमारी सर्टेन। और वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी अपना अपग्रेड किया, डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस एंड रिसर्च एजेंसी, ताकि जो उसमें एस्टैब्लिश किया उन्होंने डिफेंस साइबर एजेंसी, जो हमारे यहाँ की कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करेगी जॉइंट साइबर ऑपरेशंस हो। तो ये इतने पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं कि आप अपने इंडिया के स्टेप्स बता सकते हैं कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो ये 7-8 हो गए हैं, ये इतने सारे याद नहीं रहेंगे।
आप इसमें से अच्छी तरह ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। 2 याद रहें, 3 याद रहें, 4 याद रहें, जितने भी याद रहेंगे। बेसिकली एक तो आप ये NTRO याद रखिएगा, सर्टेन याद रखिएगा। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉइंट दे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से हमें ज़्यादा ज़रूरी, हमें डिफेंस हमारी लीक ना हो, तो एक डिफेंस वाला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही पोर्टफोलियो में क्या नाम है, इंडिया साइबर पॉलिसी इकोसिस्टम को रखा हुआ है। सॉरी, इसको क्या नाम है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रखा हुआ है, और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर भी हमने बना रखा है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आप ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप सारे पॉइंट्स नोट करके याद रख के और लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद एक ये पॉइंट है लास्ट में, आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि डू बेटर डिटेक्ट एंड काउंटर थ्रेट्स फ्रॉम बोथ स्टेट एक्टर्स एंड देयर प्रॉक्सीज, चाहे वो क्रिमिनल्स हों, ऑनलाइन क्रिमिनल्स हों। इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है गवर्नमेंट की विद प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की विद इन इटसेल्फ, एंड नेशनल स्टेट लेवल्स पे भी। तो इतने ही पॉइंट्स लिखिएगा, इससे ज़्यादा इस आप सोचें कि यार कुछ कुछ चीज़ें सर ने छोड़ दी हैं, मैं ज़रूर लिख लेता हूँ। देखिए, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जितना आप याद कर पाएंगे, जितना आप लिख पाएंगे। तो मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए, आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करिए, उससे ज़्यादा इधर उधर अपना दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने इतने दिनों में अगर कोई साइबर सिक्योरिटी को लेकर कुछ और भी लिखा होगा, देखिए मैं समझता हूँ इतना जितना बताया उतना इनफ है फॉर मेंस। उससे ज़्यादा डिटेलिंग में मत चाहिएगा, आप अपना ही टाइम और अपना दिमाग वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।